हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी नोट्स का कॉलिंस का हम करने वाले हैं। हमने कॉलिंस के बारे में पढ़ा था, उनका जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उनके कुछ सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग भी अभी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, थैंक यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहां पर आपको मिलती हैं सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस एंड बीएड नोट से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है कोलिंस के संघर्ष के स्रोत के प्रकार। मतलब कोलिंस का हमने जीवन परिचय पढ़ लिया है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इसकी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोलिंस के संघर्ष के स्रोतों के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट पढ़ने वाले हैं। तो इस उनके क्या स्रोत रहे, मतलब उन्होंने संघर्ष के क्या स्रोत माने हैं। ठीक है, इस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये एमए फाइनल ईयर का है, पेपर है। ठीक है, तो जितने लोग भी एमए सोशियोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है, यूजफुल हो सकती है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो कोलिंस ने संघर्ष सिद्धांत का प्रारंभ सामाजिक संरचना व परिवर्तन से किया है। जब कोई संघर्ष होता है तो उसका कोई ना कोई स्रोत होता है। कोलिंस ने संघर्ष के स्रोत को 4 प्रकार में रखा है। जैसा कि अब देखिए, संघर्ष का मतलब आप क्या लेते हैं। आप अपने माइंड में एक चीज बनाइए कि आप संघर्ष को किस हिसाब से लेते हैं। संघर्ष करने का मतलब होता है कि आप किसी चीज में भिड़ रहे हैं, आप किसी चीज से, आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, और उस आवाज को उठाने में जितना भी आपको प्रयत्न करना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है अपनी बात को रखने के लिए, उस चीज की जो पूरी स्थिति होती है उसको हम संघर्ष के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये मेरी थॉट है। तो कोलिंस ने ये माना है कि जब भी कोई संघर्ष होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण यानी कि सोर्स जरूर होता है ना। बिना किसी स्रोत के, बिना किसी भी स्रोत के तो कोई कारण या अगर नहीं होगा तो संघर्ष भी नहीं होंगे। तो अगर हमारे समाज में संघर्ष हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह अवश्य होती है ना, जरूर होती है। आप लोग हमेशा अपने आसपास भी देखते हैं। तो वही कोलिंस ने अपने संघर्ष के स्रोतों को 4 प्रकार में रखा है। तो देखिए, भौतिक और तकनीकी स्रोत, इसमें संपत्ति, साधन, शिक्षा, दीक्षा। देखिए, नंबर 1 उनका है भौतिक और तकनीकी स्रोत। इसमें संपत्ति, साधन, शिक्षा, दीक्षा, कुशलता और सर्वाधिक हथियार आदि हैं। ठीक है, जो हमारे भौतिक हथियार होते हैं, भौतिक तकनीकी स्रोत होते हैं जिसकी वजह से संघर्ष हो सकते हैं। जैसे कि शिक्षा दीक्षा, कैसे कि आपको अच्छी पढ़ाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपको एजुकेशन, हाई एजुकेशन के लिए अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कोई जा पाता है, कोई नहीं जा पाता है। कितने लोग हैं कि जो एजुकेशन उनको चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और अगर उनको चाहिए तो उसके लिए काफ़ी वो संघर्ष करते हैं इस चीज़ को पाने के लिए, है ना। ऐसे ही हैं हमारे साधन हैं। संपत्ति है, संपत्ति के लिए भी बहुत संघर्ष होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग के लाइफ में भी आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि लोग प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए। जैसा अभी देखिए, राम मंदिर के नाम पर कितने लड़ाइयाँ, कितनी सारी चीज़ें निकल कर आई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर मनुष्य समाज में है तो संघर्ष है। ठीक है, शारीरिक आकर्षण और शक्ति, कभी कभी पुरुष या स्त्री का शारीरिक, व्यक्तिगत रंग रूप आदि भी सामाजिक संपर्कों में सहायक होते हैं और संघर्ष के कारण भी होते हैं। किसी भी संघर्ष की स्थिति में ये व्यक्तिगत गुण एक ताकतवर स्रोत का काम करते हैं। अनेक स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय संघर्ष सुंदर स्त्रियों के कारण हुए हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा राम और रावण का युद्ध। ठीक है, वो युद्ध क्यों हुआ? वो युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि
रावण को सीता चाहिए थी और सीता जी को बचाने के लिए राम को लंका जाना पड़ा। तो अभी जैसे कि बताया कि सुंदरता भी संघर्ष का कारण हो सकती है। लोगों के पर्सनल ब्यूटीज, पर्सनल आइडियाज, पर्सनल आइडल भी संघर्ष के कारण हो सकते हैं। जैसे अब राम को वनवास जाना पड़ा, क्यों? प्रॉपर्टी की वजह से। उनकी कैकई माँ को प्रॉपर्टी चाहिए थी, सब कुछ, राजगद्दी चाहिए थी, तो जिसकी वजह से उनको वनवास कर दिया और अपने बेटे को उन्होंने, तो ये भी बहुत टाइम से चलता रहा है ना। समाज में, समाज है तो संघर्ष है, ठीक है। महाभारत का युद्ध हुआ किस वजह से हुआ? द्रौपदी की वजह से हुआ। तो संख्या और जाति की विशिष्टता। संघर्ष होने का एक महत्वपूर्ण कारण कौम की संख्या, जाति, समुदाय, शक्ति भी होते हैं। भारत में ऐसे समूह समुदायों को निर्भीक और बहादुर समझा जाता है, जैसे कि सिख, गोरखा, जाट आदि। तो इस चीज को मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे देखिए, सबको अपनी अपनी कौम, अपनी जाति, अपना समुदाय, अपनी कौम से प्रेम होता है ना। अपने, जैसे कि हम लोग इंडियन हैं तो हमें अपनी इंडिया से लगाव है। हम अपने इंडिया के लिए गलत नहीं सुन सकते, हम अपने इंडिया के लिए गलत कर नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे ही सबके लिए, अगर देखिए कोई, आप कहीं अनजान जगह जाते हैं तो कोई आपको अपनी कास्ट का लड़का मिल जाए, अपनी कास्ट का कोई भी इंसान मिल जाए, तो आपको लगता है कि यार ये हमारा अपना है ना। या आपको अपनी ही कैटेगरी का कोई बंदा मिल जाए तो आपको लगता है कि हमारा अपना है। तो वही एक कैटेगरी के प्रति लगाव होना भी संघर्ष का कारण बनता है। लोग अपनी कौम को बचाने के लिए, लोग अपनी समुदाय को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, पंजाबी हो गए, सिख हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे कि किसान आंदोलन, आपने देखा किसान आंदोलन के लिए किसान कितना संघर्ष कर रहे हैं, या कैसे वो अपनी एक आवाज़ बनाकर अपने लिए लड़ रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है, कौम हो गई हमारी, एक किसान एक कौम हो गई। तो एक तरीके से एक चीज़ हो गई कि अपनी समुदाय को बचाने के लिए जो हम चीज़ें करते हैं उसको संघर्ष के रूप में ले सकते हैं। और कई बारी जाति, जैसे हमने कहते हैं कि यार जाट से पंगे मत लो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि जाट की कैटेगरी उन्होंने अपना एक औहदा बनाया है कि भाई हम बहादुर हैं। सिख लोगों ने अपना औहदा बनाया है कि हम बहादुर हैं। बहुत सारी ऐसे लोगों ने बना रखा है कि भाई हम बहादुर हैं, उनके बहादुरता के लिए वो जाने जाते हैं। जैसे आपने केसरी मूवी देखी थी, वो सिखों के ऊपर थी, तो उसमें इसी वजह से सिखों को लोग बहादुर मानते हैं। जाट, आपने उन्हें जाट देखे हैं, हरियाणा में जाते हैं, सब बहादुर होते हैं, ताकतवर होते हैं, है ना। तो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जाट होते हैं जो ऐसे ओलंपिक्स वगैरह में पदक जीतते हैं, हॉकी में, या कहीं सैनिक या सेना में ज़्यादातर लोग जाट जाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए इन कास्ट को बहादुर की कैटेगरी में रख दिया जाता है। बट इंसान चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, उसकी अंदर ताकत और उसकी शक्ति वो खुद होता है ना। संस्कृति एवं परंपराओं में निहित स्रोत। कई बार संघर्ष में भागीदारी करने वाले समूह और व्यक्तियों की सांस्कृतिक संपदा को भी स्रोत के रूप में लिया जाता है। लोगों में अपनी संस्कृति या परंपराओं के प्रति लगाव के कारण भी संघर्ष की स्थिति होती है। वास्तव में ऐसी अवस्था में संस्कृति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है और इसके माध्यम से लोगों में संवेगात्मक सदृढ़ता लाई जाती है। जैसे कि इस चीज को मैं आपको एक इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंडिया में जो आ गई हैं जो कि हमारी संस्कृति में नहीं है। जैसे वैलेंटाइन हो गया, जैसा कि बहुत सारे ऐसे डेज हो गए जो कि हमारी संस्कृति नहीं है इंडिया में। मतलब इस तरह की चीजें मानी जाती कि हमारी संस्कृति नहीं है, बट फिर भी ये हमारे इंडिया में प्रॉपर तरीके से उसने अपने पैर जमा लिए। वैलेंटाइन डे हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से कुछ लोग जो अपनी संस्कृति को बचाने का काम करते हैं, अब चाहे वो संस्कृति को बचाने के पीछे
लोगों को लड़वाने का काम करते हों, या जो भी उनका मतलब मोटिव होता है, तो एक वो चलाते हैं, ठीक है। एक आप बता लीजिए शिव सेना चला दी, या ऐसा कोई नाम रख देता है कि हमारी ये सेना है, तो वो लव थेरेपी एक तरीके की सेना है। तो इस तरीके की चीज़ें कि भाई उनको रोका जाता है कि किसी गार्डन में बच्चों को देख लिया, वहाँ उनको पकड़ लिया, तो लव ट्रैफिक है ना। तो इस चीज़ को बंद करने की वो कोशिश करते हैं ऐसे लोग, मारपीट करते हैं लोगों के साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं सामने देखने को जो नहीं होनी चाहिए बट होती हैं। तो वही चीज़ है कि अपनी संस्कृति का नाम लेके लोग एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति को पैदा कर देते हैं। तो अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, अपने रीति रिवाजों को बचाने के लिए, जैसे आज के टाइम में भी काफ़ी देखा गया है कि लोग बालिका बधू जैसे सीरियल जो चल रहे हैं वो इसी आधार पर चल रहे हैं कि आज के टाइम पर भी छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कहीं ना कहीं कर दी जाती है। तो लोग अपनी परंपराओं को बचाने के चक्कर में बहुत कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर कोई आवाज़ ना उठाए। तो अगर आप उनके गांव में जाते हो तो उस चीज़ को कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही कन्या भ्रूण हत्या हो गई, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई कि अपने लोग अपनी परंपराओं को कायम रखने के लिए गलत चीज़ें करते हैं, संघर्ष करते हैं, या कुछ लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। जैसे कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मंदिर हो गए, जैसे मस्जिद हो गई, कुरान हो गया, ये सब अपनी अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करते कि भाई सब लोगों को कैसे हिसाब से रहना चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए। बट सबका अपना अपना एक तरीका है, अपने एक लाइफ स्टाइल है, जिसको जैसा जीना है। इंडिया में इतनी तो छूट हो चुकी है कि लोग जैसा रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं ना। फिर आता है हमारा कोलिंस सामाजिक स्त्रीकरण का विश्लेषण भी इन्हीं 3 स्रोत धन दौलत शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर करते हैं। कोलिंस संघर्ष को पैदा करने वाले स्रोतों को चर्चा करने के बाद धर्म विधि यानी कि रिचुअल विनिमय की व्याख्या करते हैं। किसी भी धर्म विधि में निम्न तत्व होते हैं: व्यक्तियों की भागीदारों में सामान्य संवेगात्मक रुझान, भागीदार व्यक्तियों में पारस्परिक चेतना की वे प्रसंग पर एकत्र हुए हैं, है ना। कि जैसे कोई भी काम हुआ है तो सब जो व्यक्ति हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, अपनी शक्ति दिखा रहे हैं ना। उसी तरीके में भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन। भागीदारी के प्रसंग से संबंधित कुछ प्रतीक जैसे हाव भाव, शब्दावली और विचार। और जैसे आपने कोई टीम बनाई है तो आप उसका कोई नाम भी रखोगे, आप उसको कोई सिंबल भी दोगे, आप अपने आचार विचार भी रखोगे, कोई नेम दोगे, है ना। शब्दावली यानी कि कोई प्रतीक भी दोगे, कोई लोगो भी दोगे उसको, ठीक है। धर्म विधि की भूमिका। धर्म विधि की भूमिका को किसी भी संघर्ष की स्थिति में कोलिंस महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। शायद इसी कारण टर्नर कोलिंस संघर्ष सिद्धांत को विनिमय संघर्ष सिद्धांत यानी कि एक्सचेंज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के नाम से परिभाषित करते हैं। तो उदाहरण के लिए जब किसी संघर्ष स्थिति को पैदा करने के लिए किसी भीड़ का आयोजन किया जाता है, धर्म विधि और उसके प्रतीक, प्लेकार्ड, नारे, पुतले जलाना, झंडा, उत्तेजक संगीत आदि लोगों को बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करते हैं ना। जब आपने देखा होगा कि काफी टाइम जब उसका एक ऐसा केस आया था जहां इंडिया गेट पे लोगों ने कैंडल्स जला जला के उसके प्रति आवाज उठाई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि जो लोग जंतर मंतर पर जाते हैं, काले झंडे ले जाते हैं, कैंडल्स ले जाते हैं, या थाली बजाते हैं, या नारे लगाते हैं, झंडे ले जाते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं या काले कपड़े पहन के अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक प्रतीक के द्वारा, एक उत्तेजना के द्वारा, ताकि लोगों को देखने में, लोगों को उनका दर्द या उनकी बात समझ में आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। तो इस तरह की चीज़ें संघर्ष में सपोर्ट करती हैं, है ना। फिर आता है मूल्यांकन, एवल्यूशन। कोलिंस के सिद्धांत की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वे सूक्ष्म समाजशास्त्र यानी कि माइक्रो समाजशास्त्र तथा बृहद समाजशास्त्र मैक्रो सोशियोलॉजी दोनों में एकीकरण करते हैं। जहां एक और वे दुर्खिम, वेबर और डेरेनडॉर्फ को लेते हैं, वहीं वे ग्राफिंकल और गॉफमैन के उपागम को भी अपने सिद्धांत में स्थान देते हैं। यह सब होते हुए भी कोलिंस के संघर्ष सिद्धांत में यदि कुछ भी कमियां हैं तो यह सब वस्तुतः संघर्ष सिद्धांत की कमियां हैं। कोलिंस ने भी शब्दों का अंबार खड़ा कर दिया है। जगह जगह पर अंतःक्रिया की चर्चा करते हैं, विचारों को बड़े बड़े यांत्रिक रूप में रखते हैं। कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत
ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य उनका यही, कोलिंस का संघर्ष सिद्धांत अपनी कमजोरियों के होते हुए भी संघर्ष विचारधारा को क्षमता देता है। यही सब सैद्धांतिकरण थ्योरिज्म के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका संघर्ष सिद्धांत इस चीज को क्लियर करता है कि संघर्ष कैसे खड़े होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।